हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का फिर से एक प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो आप लोग के बीच में एनालिसिस करवाना है। अगर हम बात करते हैं आज पेपर का, तो आज का पेपर 7/1/2021 का है। 7/1/2021 का एनालिसिस देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आप अभी भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और जो भी क्लास लिया जाता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और बता देते हैं कि इस चैनल पर एसएससी के लिए एमटीएस का भी प्रीवियस ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है, और साथ साथ में सुबह मॉर्निंग में करेंट अफेयर का भी सेशन आता है, जो अभी एडिटोरिया का 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेके सेशन आ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि एनटीपीसी का 7 से 8 क्वेश्चन आपको करेंट को ही देखने को मिलेगा, तो आप आज से ही करेंट से भी जुड़िए और उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। इसी तरीक़ा से आगे भी हम करेंट अफेयर का सेशन मॉर्निंग में कंटिन्यू रहता है, उससे जुड़िए और इससे एनटीपीसी का भी एनालिसिस करते जाइए। एनटीपीसी से एनालिसिस करने से आपको एक अनुमान लगेगा कि कितना करेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बता देता है कि हम करेंट प्रश्न तो यहाँ नहीं लेके आते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप पीडीएफ में देख सकते हैं कि कितना प्रश्न है जो करेंट से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पूर्ण सर्जित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था। बोला है कि भारत सरकार के द्वारा ही किस ग्रामीण आवास योजना को पूर्ण सर्जित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में गठन कर दिया गया था। तो ये किया गया था इंदिरा आवास योजना को गठन करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किया गया है। अगर बात करेगा कि ये आया था कब, तो ये आया था 2015 को आया था, और इंदिरा आवास योजना को, इंदिरा गांधी आवास योजना को चेंज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको सेशन में हम हर एक कंटिन्यू सेशन जो एनटीपीसी का हम करवा रहे हैं उसमें हम बताए हैं भी कि योजना से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आज भी देखने को मिला है। इस पर कुछ प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें हम बताते हैं कि नमामि गंगे योजना हुआ था 10 जुलाई 2014 को आया था नमामि गंगे योजना। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना आया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था। इसी तरीक़ा से मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया। फिर हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का, तो मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को आया था मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना का बात करेगा तो अटल पेंशन योजना आया था 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आया था। फिर अमृत योजना आया था, तो अमृत योजना आया था 24 जून 2015 को अमृत योजना आया था। फिर बात करेंगे स्मार्ट सिटी का, तो स्मार्ट सिटी भी आया था 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी आया था। और फिर बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना आया था 22 जनवरी 2015 को आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना आया था। इस तरीके से योजना हम पर डे कंटिन्यू क्लास में हम रिवीजन कराते जाएंगे और सुनते जाइएगा और लिख भी लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा आवास को चेंज किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग है। आपको बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंग भारत का पूछा है, ना कि संयुक्त राष्ट्र का पूछा है। बोला कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो 26 संगठन है। कितना, तो 26 है जो भारत में सेवा दे रहा है, यूएन का अंग है। अगर हम यूएन का बात करिएगा तो इसका जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का बात करिएगा तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका टोटल सदस्य कितना है, तो टोटल सदस्य देखने को मिलेगा 193। अगर हम इसी का बात करते हैं कि इसमें कितने अस्थाई मेंबर है, तो आपको अस्थाई मेंबर कितना है, तो 5 अस्थाई मेंबर है। और अगर अस्थाई मेंबर का बात करेगा तो अस्थाई मेंबर कितना है, तो 10 है।
ठीक है। और इसका कार्यकाल पूछ लेगा तो इसका कार्यकाल होता है 2 साल। कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है। यूएन का ही अगर बात करिएगा तो इसका अंग पूछेगा कि कितने अंग है, तो यूएन का टोटल 6 अंग है, 6 अंग यूएन का है। लेकिन भारत में कितने संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र का अंग है? तो वो है 26। अगर संयुक्त राष्ट्र में पूछेगा कि भाषा कितना है, तो भाषा भी है 6। भाषा कितने हैं? तो 6 भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 अंग है। जो भारत के में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र का है? तो 26। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन की सुविधा का कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता टेलनेट ने। टेलनेट ने रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। अगर यहीं बात करेंगे HTT का, तो HTT का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगर हम बात करेंगे FTP का, तो इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है FTP का। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और पूछेगा कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता कौन है? तो टेलनेट करता है। कौन? तो टेलनेट करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम का स्थापना किसने की थी? भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किया था होमी जहांगीर भाभा ने किए थे। होमी जहांगीर भाभा ने किए थे। और एक किए थे 1950 में। 1950 में त्रिनाभिकीय शक्ति कार्यक्रम शुरू किए थे कौन? तो होमी जहांगीर भाभा। अगर यही बात करते हैं विक्रम साराभाई का, तो विक्रम साराभाई का आपको पता है कि विक्रम साराभाई ने इसरो का पहला अध्यक्ष थे इसरो का। तो इसरो का पहला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। अगर इसरो का बात करिएगा तो इनका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु में। अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ इनका वर्तमान अध्यक्ष है। अगर हम इसी में बात करिएगा कि इसरो के बारे में, तो आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत का पहला देश बना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत एक पहला देश बना है। और उसके साथ क्या भेजा था? तो लैंडर और रोवर को भेजा गया था। चंद्रयान 3 के साथ क्या भेजा गया था? तो एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर और रोवर को भेजा गया था। लैंडर का अगर नाम बात करिएगा तो लैंडर का नाम था विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान नाम था। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा कि इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। पूछेगा चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत का पहला देश है। और इसी तरीका से इसका 2 गया था, एक लैंडर गया था, एक रोवर गया था। अगर लैंडर का बात करेगा तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसी तरीका से कभी कभी DRDO के बारे में भी पूछ लेता है, तो DRDO के बारे में भी याद रखिएगा। DRDO का गठन का अगर बात करिएगा तो DRDO का गठन हुआ था 1958 में। 1958 में DRDO का गठन हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा तो इनका हेडक्वार्टर पर जाता है दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर हो गया। दिल्ली में हेडक्वार्टर हुआ। और इसी में अगर हम बात करते हैं कि इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर कामत है। डॉक्टर समीर कामत हो गया इनका अध्यक्ष। फिर कुछ देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम के कुछ पुस्तक है था विंग्स ऑफ फायर। अगर हम बात करते हैं तो विंग्स ऑफ फायर किनका था? तो विंग्स ऑफ फायर था APJ अब्दुल कलाम का। अगर इसमें बात करिएगा कि अग्नि का उड़ान किनको था, तो अग्नि का उड़ान किनका था? तो APJ अब्दुल कलाम का था। उसी तरीका से इग्नाइटेड माइंड था जो
इसमें देखिएगा इग्नाइटेड माइंड किनका था, तो इग्नाइटेड माइंड्स भी था एपीजे अब्दुल कलाम का। तो इनका 3 पुस्तकें याद रखिएगा, एक विंग्स ऑफ फायर, अग्नि का उड़ान और इग्नाइटेड माइंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो त्रिचरणीय नाभिकीय शक्ति का स्थापना किए थे। और कब किए थे, तो 1950 में किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांग की थी जिनमें से कुछ गांधी और इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको हम बता देते हैं कि गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी ने 11 सूत्र दिए थे, 11 सूत्र का मांग किए थे, जिसमें इरविन ने कुछ का माना, कुछ का इनकार कर दिया। इसी के कारण दांडी यात्रा, अगर हम बात करते हैं कि इसी के कारण जो 11 सूत्री मांग के इग्नोर मतलब कि इनकार कर देने की वजह से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत किए और दांडी यात्रा के लिए शुरू किए 12 मार्च 1930 को। कहाँ से, तो साबरमती से शुरू किए और साबरमती से शुरू के साथ कितने, तो 78 अनुयायियों के साथ दांडी की ओर चल पड़े, 78 अनुयायियों के साथ दांडी की तरफ चल पड़े। और इसमें टोटल दूरी कवर किया गया था 385 किलोमीटर या 240 माइल दूरी कवर किया गया था। और इसी में टाइम लगा था दांडी पहुंचने में 24 दिन का वक्त लगा था। और आपसे पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला भी इस आंदोलन में भाग ली थी, तो इस महिला आंदोलन में भाग ली थी सरोजनी नायडू भी भाग ली थी। सरोजनी नायडू भी भाग ली थी। अगर इसी की बात करते हैं कि जब 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, तो ये दांडी पहुंचे कब, पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1923 के पहुंचने के बाद दांडी में आसवन विधि के द्वारा नमक बना दिए और दांडी यात्रा पूर्ण हुआ। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है, 6 अप्रैल 1930 से ही स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की 11 सूत्री का मांग किए थे इरविन से। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। इसी तरीका से पूछ लेगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो इसी तरीका से पूछता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर पराक्रम दिवस पूछ लेता है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरीका से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी देख लेंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को याद रखिएगा कि 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस हो गया, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, 23 जनवरी पराक्रम दिवस हो गया और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया और 30 जनवरी को शहीद दिवस हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नेतृत्व किए थे। अगर हम असहयोग आंदोलन का बात करते हैं तो यह स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो जाने की वजह से ये असहयोग आंदोलन 12
12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि असहयोग आंदोलन बंद क्यों किया गया था। तो चौरी चौरा कांड हो गया था और वहाँ 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की वजह से इसमें 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। कब? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इनकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। कुछ प्रश्न इसमें देखिएगा ऑप्शन से भी। अगर बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू 1928 में अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस का कोलकाता से अध्यक्षता किए थे और इसी कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे मोतीलाल नेहरू। अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1937 का अगर बात करेंगे तो 1937 ने 1938 में भी अध्यक्षता किए। 1938 का अध्यक्षता किए और 1939 का अध्यक्षता किए। ये 2 अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। 1938 का बात करिएगा तो ये हरिपुरा से कर रहे थे, हरिपुरा से अध्यक्षता किए थे। और 1939 का बात करिएगा तो ये कर रहे थे त्रिपुरी से कर रहे थे। तो 1938 हरिपुरा से और 1939 त्रिपुरी से कर रहे थे। लेकिन ये तो सफल रहा कि इनका अध्यक्षता ही किए थे। लेकिन 1939 में विवाद हो गया कि इनको साथ तो महात्मा गांधी खड़े किए हुए थे अध्यक्षता के लिए पटाभी सीतारमैया को, और ऐसा हुआ कि इसमें चुनाव करना पड़ गया अध्यक्ष चुनने के लिए। और जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या हो गए? तो जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत गए और इनका अध्यक्षता चल गया किनको पास? पटाभी सीतारमैया को हरा कर जीत गए कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन इसमें कुछ विवादित की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिए, यह अध्यक्षता से त्याग पत्र दिए और इस जगह बैठे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर संभाले ये पद को। फिर अध्यक्षता कौन संभाले 1939 वाला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संभाले। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने पद मतलब अध्यक्षता त्याग किए थे राष्ट्रीय कांग्रेस से? तो त्याग किए थे हरिपुरा अधिवेशन में। और त्याग करने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में त्याग करने के बाद ये 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और इस पद के त्यागने के बाद इस पद पर कार्यभार कौन संभाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संभाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन किए थे। अगर कुछ जवाहरलाल नेहरू का बात देखेगा तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। उसी तरीक़ा से 1936 में लखनऊ में भी अधिवेशन किए थे और 1937 में फैजपुर में भी अधिवेशन किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये कब बने थे? तो 1987 में बने थे। 1887 में कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्षता किए थे मद्रास से बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्षता किए थे, जो भारतीय मतलब कि मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कब किए थे? तो 1887 में किए थे। और कहाँ से किए थे? तो मद्रास से अध्यक्षता किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगर हम यही बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सबसे पहले अधिवेशन जो पहला जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक वो 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इनका अध्यक्षता बात करेगा तो WC बनर्जी कर रहे थे। WC बनर्जी किए थे। और संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम थे संस्थापक हो गए A.O. हुम। अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। और बात करेगा कहाँ हो रहा था? तो मुंबई में हो रहा था। लेकिन यही दादा भाई नौरोजी के बारे में देखिएगा। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1886 में। 1886 में कलकत्ता से किए थे।
कोलकाता से किए थे 1886 में। फिर आपको हम बता दें कि 1887 में कौन किए थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी किए थे मद्रास से। और साथ में एक और याद रखिएगा 1888 का, 1888 का जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ये अधिवेशन जो हुआ था वो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, अधिवेशन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जॉर्ज यूले कर रहे थे, जॉर्ज यूले कर रहे थे। तो जॉर्ज यूले अध्यक्षता किए थे और ये प्रथम मुस्लिम प्रथम अंग्रेज थे। अगर बात करेगा कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो था जॉर्ज यूले था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो गया। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर बात करिएगा दादा भाई नौरोजी का एज, तो दादा भाई नौरोजी एक अधिवेशन और किए थे 1906 में, और ये भी किए थे कोलकाता में, कोलकाता में किए थे। और यह स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग यही किए थे, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में किए थे, तो अधिवेशन था 1906 का कोलकाता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम अध्यक्ष पहला थे कांग्रेस का। इसके आगे प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम कराए हैं, ठीक है। इसरो के बारे में बताए थे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और गठन में हम बताए थे कि 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर का बात करेगा तो बता दिए थे कि बेंगलुरु हेडक्वार्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विक्रम साराभाई। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि धनावेशित आयन का क्या कहा जाता है, तो धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है, धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। अगर यहाँ कंसेप्ट का बात करेगा तो आपको हम बता देते हैं, आयन का काम होता है, आयनों का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना। और जैसे क्लोरीन हो गया तो आपको पता है कि क्लोरीन होता है 17, अब क्लोरीन 17 होता है तो बनाएगा 2, 8 और 7 का पेयर बनाएगा। इसको मतलब कि नाभिकीय अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन मिला है, लेकिन पूर्ण इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। और इसको हम बोलते हैं ऋणावेशित, इसका बोलते हैं ऋणायन, इसको बोलते हैं ऋणायन। लेकिन बात करते हैं हम सोडियम का, बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, तो सोडियम का 11 में इसका होगा 2, 8 और 1 होगा। अब ये बताइए कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साझा 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं साझा कर सकता है, इसलिए त्यागने की कोशिश करता है। और त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, धनायन होगा, और धनायन होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनायन हो जाएगा। तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा जो धनायन कहलाता है, और माइनस चार्ज होता है वो ऋणायन कहलाता है। अगर हम बता देते हैं आपको कि अगर ए प्लस चार्ज होता है तो धनायन है, और ये धनायन है मतलब क्या करेगा, त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन को। और ए होता है ऋणायन, ए होता है ग्रहण करेगा, तो इसको ए गो और मिलेगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा में हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बताइए धनावेशित आयन कौन सा होता है, तो धनावेशित आयन धनायन होता है। यही प्रश्न का अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि परमाणु है जो तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। और अणु जो कहते हैं यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, तो अणु कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो आपको हम बता देते हैं कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण जो किया था 1974 में, और ये किया था पोखरण में। ये जो परीक्षण किया था वो परीक्षण किया था पोखरण में। बात करते हैं कि कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। और अगर हम बात करते हैं कि पोखरण में इसका नाम क्या दिया गया था, तो इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। राइट आंसर क्या होगा, स्माइलिंग बुद्धा ही होगा। इसका देखिएगा, बोला कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। और ये कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। पहला परीक्षण कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। और इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा।
स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। लेकिन दूसरा बार परीक्षण कब किया था? तो दूसरा बार परीक्षण जो किया था, ये दूसरा बार परीक्षण किया था 1998 में। 1998 में दूसरा बार परीक्षण किया था, और दूसरा बार परीक्षण का जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। और ये भी परीक्षण किया गया था कहाँ? तो पुणे में, पोखरण में ही किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 1974 में पोखरण में, और दूसरा कहाँ किया गया था? तो 1998 में, वो भी पोखरण में किया गया था। पहला का नाम क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा का ऑपरेशन शक्ति। 1998 वाला को ऑपरेशन शक्ति और 1974 वाला को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। अगर हम परमाणु बम के बारे में बात करते हैं तो परमाणु बम एक अनियंत्रित पर काम करता है, अनियंत्रित पर काम करता है। तो अनियंत्रित पर काम करता है, और ये परमाणु विखंडन पर भी काम करता है। अनियंत्रित है और परमाणु विखंडन पर काम करता है, परमाणु विखंडन पर काम करता है। तो परमाणु बम अनियंत्रित है और परमाणु विखंडन पर काम करता है। अगर बात करेगा कि इसमें कौन सा ईंधन का उपयोग करते हैं, तो पदार्थ का यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। और एक प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं, तो प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं। अगर पूछेगा कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और हिरोशिमा पड़ता है कहाँ? तो जापान में पड़ता है, जापान में। उसी तरीक़ा से 9 अगस्त को जो गिराया गया था, वो 9 अगस्त 1945 को भी गिराया गया था नागासाकी पर गिराया गया था। और नागासाकी कहाँ भी पड़ता है? तो ये भी जापान में पड़ता है। तो पहला वाला हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसको लिटिल बॉय कहते थे, और 9 अगस्त को गिराया गया था उसको हम फैट मैन कहते थे। अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट लाने की वजह जो था वो था भारतीय क्रांति को दबाने के लिए लाया गया था। अब रॉलेट एक्ट लाया कौन था? तो लाया था सिडनी रॉलेट ने लाया था। सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट लाया था, और इसी ने एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया। इसी को बोलते हैं एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट बोलते हैं। तो एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया था, और इसके तहत किसी भी इंसान को, मतलब किसी भी शक के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। किनके? तो उस रॉलेट एक्ट के माध्यम से। और इसी में बोला भी गया था कि बिना दलील और बिना अपील और बिना वकील। तो इसी एक्ट में बोला गया था बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया था। और गांधी जी ने इसी को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने क्या कहा था? तो काला कानून कहा था, कानून कहा था। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि बताइए कौन सा एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। और ये लाया था कौन? तो सिडनी रॉलेट ने लाया था। और ये लाया था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट के द्वारा लाया गया था, और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। और इसमें बोला गया था बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था। अगर इसी में बात करिएगा तो रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और उस समय गवर्नर का बात करेगा तो उस समय गवर्नर भारत का कौन था? तो चेम्सफोर्ड गवर्नर था। लेकिन अगर बात करेगा कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। और अगर हम बात करेंगे कि वहाँ जो ब्रिगेडियर कौन था, तो ब्रिगेडियर आर डायर। तो ये बताइए कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ओ डायर था। अगर बात करते हैं कि पंजाब का ब्रिगेडियर कौन था, तो ब्रिगेडियर का बात करेगा तो आर डायर था। और आर डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, और इसी के कारण गोली चलाने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके बाद
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था अंग्रेज के द्वारा, जिसमें जांच करने के लिए 5 अंग्रेज लाए गए थे, जिसमें बात करिएगा तो ओरा में 2 और 3 का रेशियो था, 2 भारतीय था और 2 भारतीय था और 5 अंग्रेज के सदस्य था। 2 भारतीय और 5 अंग्रेज के सदस्य, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य दिया गया था। 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट किसके द्वारा पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर पंचायत का बात करेगा तो पंचायत अगर भाग पूछेगा तो भाग होता है 9 में। अगर पूछेगा कि अनुसूची कितना है तो अनुसूची नंबर 11 में है। अगर पूछेगा कि कौन सा संशोधन से शामिल किया गया तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में काम करना स्टार्ट कर दिया था। अगर बात करेगा कि इसमें कितने विषय है तो इसमें विषय देखने को मिलता है 29 विषय पर चर्चा किया गया है। लेकिन पंचायती राज पहली बार लागू कहाँ हुआ था? तो पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और ये स्थापित कौन किए थे या स्थापना कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। और इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत का भी बात करिएगा तो त्रिस्तरीय पंचायत जो लाए थे, त्रिस्तरीय पंचायत कौन लाए थे? तो बलवंत राय मेहता लाए थे। बलवंत राय मेहता लाए थे। और कब लाए थे? तो 1957 में लाए थे। तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत दिए थे। अगर इसी में बात करेगा कि अशोक मेहता कौन सा स्तरीय दिए थे? अशोक मेहता आए थे द्विस्तरीय दिए थे। अशोक मेहता का अगर बात करिएगा तो द्विस्तरीय पंचायत दिए थे। और ये कब लाए थे? तो 1977 में। तो अशोक मेहता लाए थे द्विस्तरीय पंचायत 1977 में। और त्रिस्तरीय पंचायत लाया था बलवंत राय मेहता, वो लाया था कब? तो 1957 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल को हम भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में बोला है कि बताइए कि भारत सरकार का कौन सा व्यवस्था भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित नहीं करता है? बोला है कि भारत सरकार के कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आकर्षित नहीं करता है या नहीं करने के लिए है। तो हम पढ़ेंगे, भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों को अनुमोदन तंत्र का सरल बनाया। सही है। FDI के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त करने में 10 दिन के भीतर स्वीकृत करना, ये भी सही है। फिर बोला है कि राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के मजबूत करने में ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये जो बोला गया ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये गलत है कि राज्य सरकार द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प जो चुना गया था वो चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 61 के बीच। 1956 से 61 के बीच चला था। और ये मॉडल था, ये हेरोड मॉडल पर आधारित था। हेरोड मॉडल पर आधारित था। अगर इसी में बात करिएगा तो इसी में लाया गया था कुछ इस्पात संयंत्र का भी स्थापना किया गया था, जैसे राउरकेला था। राउरकेला अगर बात करिएगा तो राउरकेला हो गया। दूसरा था भिलाई का भी स्थापना किया गया था इसी में, भिलाई इस्पात संयंत्र का। और तीसरा था दुर्गापुर। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तो इसमें इस्पात संयंत्र 3 था, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई का भी स्थापना किया गया था। अगर राउरकेला की बात करेगा तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, फिर बात करेगा कि दुर्गापुर किसके, तो ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। सोवियत संघ से किया गया था। एक सेकंड। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था वो महाल नोबिस पर आधारित था। महाल नोबिस। और पहली पंचवर्षीय योजना था जो हेरोड डोमर पर था। हेरोड
हेरोड डोमर पर आधारित था, हेरोड डोमर पर आधारित था। तो इसमें मिस हो गया था, इसको पलट लीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आधारित था और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड मॉडल के पर आधारित था। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करेगा तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1951 को और चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, तो 1951 से 56। और अगर द्वितीय पूछेगा तो द्वितीय चला था 1956 से 61 चला था। और अगर तीसरा पूछेगा तो 1961 से चला था 66। और अगर चौथा पूछेगा तो 1969 से चला था 74 तक। ये चार को तो चौथी पंचवर्षीय तक चला था, जिसमें हम पहला बता देते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प कौन सा है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो पूछेगा कि श्वसन जो होता है वायु प्रदूषण के कारण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर किससे शामिल किया गया है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में किसको शामिल किया गया है, तो द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है, द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। आपको हम बता देते हैं कि एक अर्थी से, जैसे बता देते हैं कि जैसे कि मानिए कि ई पहला जो होता है, ई पहला होता है उत्पादक, ये हो गया उत्पादक हो गया। अगर दूसरा बात करेगा तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और ये हो गया जो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और ये हो गया तृतीय उपभोक्ता, ये हो गया तृतीय उपभोक्ता। लेकिन अगर बात करेगा तो यहाँ होता है प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर होता है। यहाँ बात करेगा तो यहाँ होता है द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर होता है, द्वितीय पोषी स्तर होता है। और यहाँ अगर बात करेगा तो यहाँ होता है तृतीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर होता है। और यहाँ बात करेगा तो यहाँ चतुर्थ पोषी स्तर होता है, चतुर्थ पोषी स्तर। आपसे पूछा खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर में कौन है, तो तीसरे पोषी स्तर में देखिएगा, तीसरे पोषी स्तर देखिए, यहाँ देखिए तीसरे पोषी स्तर में, तो तृतीय पोषी स्तर में कौन सा आता है, तो द्वितीय उपभोक्ता आता है। तो एक क्रम उठ के चलता है, उत्पादक हो गया प्रथम पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीय उपभोक्ता हो गया तृतीय पोषी स्तर, और तृतीय उपभोक्ता हो गया चतुर्थ पोषी स्तर। तो याद रखेगा, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो क्या होगा इसका आंसर, तो द्वितीय उपभोक्ता होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। 287 का मतलब कितना हो गया, 8 7 15 2 17 होता है। और 17 में होता है क्लोरीन, 17 में क्या होता है, तो क्लोरीन होता है। तो याद रखेगा 17 में क्लोरीन हुआ। अगर कार्बन का बात करेगा तो इसका 3 अपरूप होता है, एक होता है हीरा, हीरा के बाद होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और एक होता है फ्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन। तो 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। कार्बन का अपरूप, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन का कहा जाता है। और हीलियम हो गया, जो क्या हो गया, तो एक अक्रिय गैस हो गया, अक्रिय गैस कौन सा हो गया, तो हीलियम हो गया। भविष्य का ईंधन कौन हो गया, हाइड्रोजन। और कार्बन के 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो हैदराबाद नहीं है। बाद बाकी मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और दिल्ली। और इसके साथ एक और याद रखेगा, चेन्नई, चेन्नई हो गया जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। मतलब एक मुंबई हो गया, एक कोलकाता हो गया, और एक दिल्ली हो गया, एक चेन्नई हो गया। जब इसको मिलाया गया तो एक चतुर्भुज के समान आकार देखने को मिला, चतुर्भुज के समान देखने को मिला। अगर बात करते हैं कि आया था कब, तो 1995 में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का स्थापना किया गया। और किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर पूछेगा स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग कब आया, तो 1995 में लाया गया था। किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि वे प्रसिद्ध भारतीय कौन है,
बोले कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो एक नेतृत्व किए थे मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने किए थे। अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने किए थे। बोला कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किए थे। तो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि पेरीफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। पेरीफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो 256 होते हैं। पेरीफेरल में कितने आउटपुट होते हैं, तो 256 होते हैं। कुछ आउटपुट देखिएगा, जैसे हो गया स्पीकर। तो स्पीकर क्या होता है, तो आउटपुट होता है। स्पीकर के बाद अगर बात करिएगा तो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड भी आउटपुट होता है। फिर अगर बात करते हैं इनपुट का, तो इनपुट में याद रखेगा एक स्कैनर भी है जो इनपुट हो जाता है, माउस भी होता है जो इनपुट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन था, तो उत्तर प्रदेश था। अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना जो स्टार्ट हुआ था वो शुरुआत हुआ था 1872 में। 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लेकिन अगर बात करते हैं कि नियमित रूप से जनगणना कब किया गया, तो नियमित रूप से जनगणना किया गया था 1881 में। नियमित रूप से जनगणना 1881 में किया गया। और इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करिएगा तो भारत की जनसंख्या जो देखा गया था 121 करोड़ लगभग देखा गया था। 121 करोड़ लगभग था। अगर विश्व का बात करिएगा तो विश्व का 17.5% जनसंख्या था। विश्व का 17.5% जनसंख्या था किसका, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर इसी में बात करेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बात करिएगा, अगर इसमें देखिएगा तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करिएगा तो हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन एसटी के मामले में पूछेगा कि एसटी के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो एसटी के मामले में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। फिर इसके बाद आपसे पूछ लेता है कि घनत्व के मामले में सबसे ऊपर कौन था, तो घनत्व के मामले में सबसे ऊपर कौन था, तो बिहार था। सबसे ऊपर कौन हो गया, तो बिहार हो गया। फिर पूछेगा कि भारत का घनत्व कितना था, तो अगर भारत के घनत्व का बात करेगा तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। अगर इसी में पूछ लेता है कि लिंगा अनुपात बताइए, तो सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात देखने को मिला था केरला में। सबसे ज़्यादा केरला में देखने को मिला था जो 1084 था, 1084। अगर मिनिमम का बात करेगा तो मिनिमम देखने को मिला था हरियाणा में। हरियाणा में मिनिमम था और वहाँ के देखिएगा तो 879 था, 879। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर पूछेगा तो केरला में मारिएगा, और सबसे मिनिमम देखने को मिला था तो हरियाणा में। कब, 2011 के जनगणना के अनुसार। इसी में कुछ पॉइंट और हम बता देते हैं आपको कि जिसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में भी केरला टॉप पर था। केरला टॉप पर था, वहाँ देखने को मिला था 94% लगभग 94%। लेकिन अगर पूछेगा साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन था, केरला। फिर पूछेगा कि मिनिमम किसको देखने को मिला था, तो ये तो हो गया मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन मिनिमम में था बिहार, मिनिमम में था बिहार, और यहाँ देखने को मिला था 61.8%।
61.8% देखने को मिला था साक्षरता। क्या बात कर रहे हैं? तो साक्षरता का। उसी तरीके से अगर यूटी पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में मैक्सिमम कौन था, तो केंद्र शासित प्रदेश में मैक्सिमम था लक्षद्वीप। सबसे मैक्सिमम कौन था? तो लक्षद्वीप था, और लक्षद्वीप का परसेंटेज था 91.8%। 91.8%। अगर मिनिमम में पूछेगा कि मिनिमम में लक्षद्वीप में कौन था, तो दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, दमन और दीव का अगर बात करेगा तो यहाँ था 76.2%। 76.2% था। तो केरला का था 94%, बिहार का था 61.8%। अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में मैक्सिमम कौन था, तो लक्षद्वीप, और मिनिमम किसका था, तो 76% के साथ था दादर नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत ने 2017 के विवादित के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था, तो किया था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का। बोला है कि भारत ने 2017 में विवादित के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को क्या किया था, तो विवाद बहिष्कार किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा कार्बन का एक अप्रूप है। तो आपको पीछे भी हम बताए हैं प्रश्न में कि कार्बन का अप्रूप 3 गो होता है। एक होता है हीरा हो गया, हीरा के बाद हो गया ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बाद एक याद रखिएगा फ्लोरीन। ग्रेफाइट के बाद फ्लोरीन। तो ये तीनों है जो किसका है, तो कार्बन का अप्रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरा। अगर बात करेगा इसमें जिप्सम का, तो आपको पता है कि जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और इसी को अगर 120 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिएगा तो आपको मिलेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं। तो जिप्सम को ही गर्म कैला के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिएगा। कहीं कहीं आपको 100 डिग्री सेल्सियस ना देके आपको 120 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री पर कैल्शियम सल्फेट को अगर जिप्सम को अगर गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने को मिलेगा। तो अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि द्वैत विश्व युद्ध में प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ को बनाया गया था बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए। अगर यूनिसेफ का बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर गठन का बात करेगा तो गठन हुआ था 1946 में। अगर वर्तमान अध्यक्ष का बात करेगा तो वर्तमान अध्यक्ष इनको जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं कैथरीन, कौन, तो कैथरीन रसेल बैठे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ को बनाया गया था यूएन के द्वारा। अगर इसी में बात करेगा यूनेस्को का, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। अगर यूनेस्को का बात करेगा तो गठन हुआ था 1945 में। अगर इसी में हम बात करते हैं यूनेस्को में, तो यूनेस्को में भारत का 43 साइट जुड़े हुए हैं। WHO का देखिएगा तो WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में। जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक IMF या वर्ल्ड बैंक का बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर होता वाशिंगटन DC में, और गठन कब हुआ था, तो 1944 में इनका गठन हुआ था, और काम करना स्टार्ट कर दिए थे तो 1945 से। तो IMF वर्ल्ड बैंक हो गया वाशिंगटन DC में। WHO को 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा तो जिनेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किए थे।
खिलाफत आंदोलन होने का वजह क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध फैला हुआ था तो उस समय तुर्की के लोगों से वादा किया गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में हमको सपोर्ट करिएगा तो आपको तुर्की विभाजन हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा परिणाम आया कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तुर्की को विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में, और कुछ दिन के बाद भारत से भी इनको अध्यक्षता कर दिए थे कौन, तो 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी भी अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी जी भी अध्यक्षता किए थे। तो 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी भी अध्यक्षता किए, और शकात में शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। और लास्ट में तुर्की विभाजन को रद्द किया गया। तो लास्ट में भी तुर्की विभाजन को रद्द किया गया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। आपसे प्रश्न में बोलेगा कि बताइए कि खिलाफत आंदोलन की जो अध्यक्षता महात्मा गांधी कब किए थे, तो वो किए थे 23 नवंबर, ये डेट पूछ लिया जाता है, 23 नवंबर 1919 को किए थे। और इसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इस असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के मुस्लिम लोग सपोर्ट किए थे महात्मा गांधी जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। आपको हम बताते हैं कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड का अगर बात करते हैं, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, तो ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने, जब ये ऐसा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो गुजरात में थे। उस समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। और जब वापस आए तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। और इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया था, और कुछ उनको बीमार पड़ने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया था। और उसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन भी किए थे। वो पहला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो महात्मा गांधी ने कहा, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन किए थे, बेलगांव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसके कारण 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए, तो स्थगित कर दिए। दोस्त, यहीं तक प्रश्न आपको 83 तक इस सेट में देखने को मिला है। और इसके बाद मैथ रीजनिंग है। आपको हम बता देते हैं कि ये पूरे PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से आप इस सेट का मैथ और रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काहे कि वहाँ सेट में आपको फुल्ली दिया जाता है। यहाँ सिर्फ जो 40 प्रश्न पूछे जाता है, GA का पार्ट है, उसी को हम एनालिसिस आपको करवा रहे हैं कंटिन्यू। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस सेशन को अपने दोस्त के पास शेयर भी करिए। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो से आपको फायदे हो रहा है कि नहीं। तो चलते हैं, इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।